बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश में जाति जनगणना को फिर से जरूरी बताया। सरकार से एससी और एसटी के हित में 5 मांगे स्वीकार करने का मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से आग्रह किया गया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं 5 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि कास्ट सेंसस जरूरी है, इसीलिए हम ये मांग करते हैं कि जनरल सेंसस के साथ साथ भी ये जरूरी है कि कास्ट सेंसस भी कराया जाए। एक तरफ देश में कांग्रेस जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा रही है, दूसरी तरफ कर्नाटक में जहां कांग्रेस की ही सरकार है, जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होने से पहले ही बाहर आ गई। दरअसल इसको लेकर सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है क्योंकि आंकड़े लीक होने का जिक्र किया जा रहा है। इस जनगणना के संभावित आंकड़ों के लीक होने के बाद प्रदेश के 2 प्रभावशाली समुदाय यानी वोक्कालिगा और लिंगायतों में खलबली मची है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की ओर से रिपोर्ट को जारी करने को लेकर 17 अप्रैल को बुलाई गई विशेष कैबिनेट बैठक अब केवल एक प्रशासनिक कवायद रह गई है। इसके साथ ही सरकार के राजनीतिक अस्तित्व और प्रभाव के लिए भी एक निर्णायक जंग ये बन चुकी है। सवाल यह कि कहीं कांग्रेस ने बर्रे के छत्ते में तो हाथ नहीं डाल दिया, क्योंकि जातिगत जनगणना के आंकड़े लीक होने के दावे किए जा रहे हैं, जिसमें मुसलमानों को राज्य की सबसे बड़ी आबादी वाला समूह बताया गया। इसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों का नंबर है। वोक्कालिगा, लिंगायत जातियां जनसंख्या के लिहाज से अब पीछे हैं। इन 2 जातियों के समर्थन पर दशकों से कर्नाटक की राजनीति का संतुलन बना हुआ था, लेकिन आंकड़ों ने सत्ताधारी कांग्रेस के भीतर दरार की आशंकाएं बढ़ा दी हैं और बीजेपी को भी हमले का एक नया हथियार मिल चुका है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और राहुल गांधी जैसे नेता इस रिपोर्ट को सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम मान सकते हैं, लेकिन डेप्यूटी सीएम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार, जो खुद वोक्कालिगा समुदाय से ही आते हैं, उनके लिए रिपोर्ट सियासी सिरदर्द बन गई है। शिवकुमार जैसे नेताओं की राजनीतिक शक्ति भी काफी हद तक उनकी जातिगत जनसंख्या के आधार पर तय होती रही है, और अगर यह आंकड़ा कम होता है या आधार ही कमजोर पड़ता दिखे तो उनका राजनीतिक कद भी खतरे में पड़ सकता है। कैसे समझिए? इस रिपोर्ट में कई प्रावधानों का जिक्र है। दावों के मुताबिक कुल आरक्षण को मौजूदा 50% से बढ़ाकर 73.5% करने का प्रस्ताव है। ओबीसी कोटा भी 32 से 51% करने का प्रस्ताव है। मुसलमानों के लिए आरक्षण 4 से बढ़ाकर 8% करने का प्रस्ताव। मुस्लिम फिलहाल ओबीसी श्रेणी में शामिल है। एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5% आरक्षण शामिल है। साथ ही कैटेगरी 3A में वोक्कालिगा और 2 अन्य समुदाय शामिल किए गए हैं। इनकी आबादी 73 लाख बताई गई है और आरक्षण 7%। कैटेगरी 3B में है लिंगायत समुदाय और 5 दूसरे समुदाय। इनकी जनसंख्या 81 लाख से ज्यादा बताई गई है और आरक्षण है 8%। बीजेपी ने इस रिपोर्ट को लेकर सीधा हमला बोला। विपक्ष के नेता आर अशोक ने इसे संख्याओं की हेराफेरी बताया। कहा, मुसलमानों को बहुसंख्यक बताने की कोशिश सीधे कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति है। बीजेपी पहले ही कांग्रेस पर मुस्लिम समुदाय को सरकारी टेंडर्स में आरक्षण देने के फैसले को लेकर लगातार घेरती रही है। अब ये नया मुद्दा बीजेपी के आरोपों को और धार दे रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कर्नाटक कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के सरकारी अनुबंधों में मुसलमानों के लिए 8% आरक्षण शुरू करने के कथित प्रस्ताव की आलोचना भी की। इसे धार्मिक रूप से प्रेरित और एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण को अनिवार्य करने वाले संवैधानिक प्रावधानों के साथ असंगत बताया है। कर्नाटका की कांग्रेस सरकार ने टेंडर में भी अब एससी, एसटी, ओबीसी के अधिकार छीन करके धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया, जबकि संविधान में बाबा साहब आंबेडकर ने साफ साफ शब्दों में चर्चा में कहा था कि संविधान में कतई धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं की जाएगी। तो एक तरफ आंकड़े लीक होने से कांग्रेस में कर्नाटक में एक तरह से एक अलग रार दिखने की संभावना है। दूसरी तरफ वोक्कालिगा संघ और वीर शैव महासभा जैसे प्रभावशाली संगठन कर्नाटक सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर रिपोर्ट सार्वजनिक की गई तो वो विरोध का रास्ता अपनाएंगे। 16 अप्रैल को बेंगलुरु में लिंगायत और वोक्कालिगा मठों के प्रमुखों की बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी, जो सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश का हिस्सा है। वहीं कर्नाटक की तरह तेलंगाना में अंबेडकर जयंती के मौके पर ही एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू किया गया। शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षण में
इस अधिनियम के लागू होने के साथ ही तेलंगाना देश का पहला ऐसा राज्य है जो एससी उपवर्गीकरण को लागू कर चुका है। क्या इससे लागू किया गया? दरअसल एससी आरक्षण को रेवंत रेड्डी की सरकार ने 3 ग्रुप्स में बांट दिया है। आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति पर ही बंटवारा किया गया और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है तेलंगाना। सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी के भीतर उपवर्गीकरण को मंजूरी दे दी थी पिछले साल 2024 में ही, और 7 जजों की बेंच ने 6-1 के बहुमत से फैसला सुनाया था। इसमें 3 ग्रुप्स हैं। ग्रुप 1 में 15 सबसे वंचित समुदाय हैं जो एससी आबादी का 3.28% हिस्सा है। ग्रुप 1 की इन 15 जातियों को 1% आरक्षण मिलेगा। फिर आता है ग्रुप नंबर 2। ग्रुप 2 में 18 समुदाय ऐसे हैं जिन्हें बहुत कम लाभ मिलता रहा है आरक्षण का, और अनुसूचित जाति की आबादी का ये 62% हिस्सा है अकेले। ग्रुप 2 की इन 18 जातियों को कुल 9% आरक्षण मिलेगा। फिर लास्ट ग्रुप है ग्रुप 3। 26 अपेक्षाकृत बेहतर समुदाय जो एससी आबादी का करीब 34% हिस्सा हैं, इन जातियों को भी 5% आरक्षण का प्रावधान किया गया है।